Hello, student of class 8. Myself Saurav Srivastava. Started going to teach you civics chapter 1. Today is the last day of this chapter, so you listen carefully what I want to say. Okay. Three organs of the government. The government works through three organs. The government work through three organs. It means in India, which is a democratic country, government works through three organs. It means government have three types of organ. The first branches is called a legislature. Second is called which takes new laws. लेजिस्लेचर का काम क्या है? नए नए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना. एंड एग्जीक्यूटिव विच गिव्स effect to the laws, and judiciary which interprets the law. First is called legislature, जो नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है. एंड एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव विच गिव्स इफेक्ट टू द लॉज, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो इस लॉ को इफेक्ट में लाता है, इसका मतलब लोगों के ऊपर लागू करता है. एंड अ जुडिशरी, जुडिशरी को हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट और स्टेट में होता है हाई कोर्ट, ये सारी हमारी जुडिशरी कहलाती है. विच इंटरप्रेट द लॉ, जो लॉ को बनाए रखने में हेल्प करती है. एंड देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग द थ्री ऑर्गन्स टू चेक द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. इट मीन्स देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग द थ्री ऑर्गन्स. इन तीनों ऑर्गन्स के बीच एक बैलेंस करने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस है, जिससे कि जो रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो मिसयूज ना हो, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है. द जुडिशरी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सिटीजन. द जुडिशरी, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट, जो लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखती है. एंड प्रिवेंटिंग द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में संविधान का गलत तरीके से यूज ना हो पाए इसको भी देखती है. इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और जुडिशरी को किसी भी तरह की गवर्नमेंट प्रेशर से बाहर रखा गया. इट मीन्स इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इट कैन एवर गिव वर्डिक्ट अगेंस्ट देम. द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगी. इट मीन्स द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल ओनली एंड ओनली फॉर द लेजिस्लेचर which is elected by the people. A legislature in India is elected by the people of India. This is possible only in a parliamentary form of government, जो सिर्फ पार्लियामेंट्री में ही पॉसिबल है, जो एक गवर्नमेंट का फॉर्म है. This is one of the reasons why the framers of Indian constitution choose this particular form of government for India. This is one of the reason, यही एक ऐसा रीजन है why the framers of the Indian Constitution choose this particular form of government. यही एक रीजन है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले यानी कि फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूज दीज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. ओके, थैंक यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट है. आप देखते हैं इन सच अ सिस्टम द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव. इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, जो आपस में क्लोजली लिंक होंगे. ओके, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हु होल्ड द रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. इट मीन्स इन आवर कंट्री, in India, it means in India the prime minister and their executives have real power of the executive, which are called the member of legislature. Universal adult franchise. Now discuss about a universal adult franchise. India has universal adult franchises, hence every adult citizen can vote no matter what his or her race, religion, language, sex, caste, wealth, level of education may be. It means India has a universal adult franchise. मतलब इंडिया में रहने वाले वो सारे लोग, लड़का हो, लड़की हो, या फिर वो कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, उनका कोई भी रिलीजन हो, एनी टाइप ऑफ रिलीजन, he or she belongs from any religion, he or she speak
or use any type of language. He or she belongs from any type of caste. He or she poor or rich. He or she and level of education may be different, but he can vote in Indian Parliament or to choose their representatives. Moreover, every person votes carries equal weight regardless. हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू एक ही है, न एक से ज्यादा न एक से कम। इसका मतलब है कि उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू एक मानी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स ऑफ एंड ड्यूटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल सिटीजन्स certain rights which are considered essential for their well-being. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के रहने वाले सभी इंडियंस को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे उन्हें किसी भी तरह का भेदभाव न हो, वो अच्छे से रह सके। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इस राइट्स को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन को बिना मांगे प्रोवाइड कर रखे हैं उस राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एंड दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स सीधे सीधे एक सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, और कोर्ट उनके इस राइट्स को, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन्ड सर्टेन ड्यूटीज दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द नेशन। कुछ राइट्स देने के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजें जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं वो भी एक्सपेक्ट करता है, जो देश के लिए हो, देश के खिलाफ ना हो। दीज ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। इस ड्यूटीज को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉज एट वंस। इट मीन्स knowing this, the framers of our constitution laid down certain guidelines for future government for the gradual translation of ideals into laws. It means future में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, मतलब नियम जो आज हैं वो कल भी रहेंगे। These guidelines are called directive principles of state policy. इस गाइडलाइन को हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी कि these type of laws is called state policy or directive principle of state policy. When a government want to give effect to a direct principle, it passes a law to that effect. अगर कोई भी गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पास करना चाहती है तो इट पासेज अ लॉ, तो वो एक नियम बनाएगी जिससे उसके स्टेट पॉलिसी इफेक्ट में आ सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जैसे प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, दोज दैट प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना, दोज प्रमोट वेलफेयर जानते हैं हम, एंड सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय को बनाए रखना। दोज दैट स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम, यह सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही पॉसिबल हो सकता है। That seek to preserve our natural and cultural heritage, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल और कल्चरल सांस्कृतिक, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। देन प्रिजर्व आवर नेशनल एंड कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, मतलब जो पुरानी चीजें उसे बचा के रखना। एंड दोज दैट आर रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, जो किससे संबंधित है, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। लाइक द प्रेम्बल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। प्रेम्बल के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जबरदस्ती नियम नहीं बनाया जा सकता। इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू फॉलो दोज प्रिंसिपल व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी sued in a court if it fails to do so. So thank you so much for today. Today's homework for you: complete the question answer of this chapter. Answer the following questions orally. You can search answers and complete your copy. Also answer the following question is not more than 20 words. इसको भी आप लिखेंगे and answer the following question in not more than 40 words. इस क्वेश्चन को भी, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे एंड सेंड इट आफ्टर कंप्लीटिंग योर चैप्टर, सेंड इट इन द ग्रुप. आई विल चेक इट. ओके, थैंक यू सो मच टुडे. थैंक यू.